नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं काबुली वाला का भाग तीसरा। दोस्तों, हमने अभी तक जो देखा था वो ये था कि मिनी एक छोटी सी बच्ची थी, तब उसे काबुली वाला मिला। काबुली वाला उसे रोज़ नई नई किशमिश और बादाम पिस्ता साथ में देता था। उसकी और काबुली वाला की बहुत दोस्ती जम गई थी। काबुली वाला एक बहुत गंदा सा और हाथ में झोला ले रहे हुए लंबे लंबे बाल, एक झोले वाला उसी तरह दिखाई देता था। मिनी के पापा उसको काबुली के साथ देखकर और उसके गप्पे सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन मिनी की माँ ये सोचती थी कि काबुली वाला एक दिन उसे उठा ले जाएगा, उसकी बच्ची को उठा ले जाएगा। मिनी की माँ को हमेशा लगता था कि वो बच्चे उठाने वाला है, वो कोई आम हमारे जैसा इंसान नहीं है, वो एक चोर, एक डकैती है, और यही उसकी सोच थी। काबुली वाला और उसकी कहानियाँ, किस्से सालों साल चलते रहे। एक दिन काबुली वाला को किसी ने खून करते हुए पकड़ लिया और काबुली वाला गिरफ्तार हो गया। जिस दिन ये मिनी ने और उसकी बेटी ने ये देखा, जिस दिन उसके पापा ने ये देखा, उस दिन से सालों पुराना नाता एक दिन में खत्म हो गया। जिस बात का जिसका शक था उन्हें, वो हकीकत में बदल गई और काबुली वाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सालों बीत गए। लगभग 20 साल बाद एक दिन मिनी की शादी तय हो जाती है और उस दौरान शादी की शहनाइयाँ सब तरफ बज रही है। सब तरफ शादी का धूमधाम वाला माहौल है। मिनी के माता पिता अब इसी शादी के लिए तैयारी में जुट गए और इसी शादी की तैयारी के लिए सब तरफ बस तनाव ही तनाव है। तभी अचानक उस दिन काबुली वाला वहाँ आ जाता है, जिसका नाम रहमत होता है। जब मिनी के पापा उसे देखते हैं तो पूछते हैं, रहमत, तुम यहाँ कब आए? रहमत कहता है, बस अभी जेल से छूटा हूँ, सोचा कि पहले आते आपसे मिलो। और मिनी का है। रहमत को लगा कि मिनी आज भी वो 6 साल की बच्ची है जो काबुली वाला कहकर उसके पास आती है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। मिनी बड़ी हो चुकी है। आज उसका शादी का दिन है। जब रहमत ने मिनी के बारे में पूछा तो उसके पिता ने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। उसका उत्तर सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार उसके मुख की ओर देखा और स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने ऐसी कौन सी वेदना उठी। मैंने सोचा कि ये जो हो रहा है मैं उसे बुलाऊं, मैं उसे रोकूं। इतने में देखो तो वो स्वयं ही आ जाता है। उसके पास कुछ है। वो आकर बोलता है, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देना चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा
रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपके जैसे मेरी भी देश की एक बच्ची है। मेरी एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी सेव हाथ में ले आया करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, लेकिन मैं ये सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहे खोल कर दोनों हाथ से फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे का छाप था। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी खालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान लिए ले आया था। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता और तब वो कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ को कोमल स्पर्श कर जाता। उसके बिछड़े हुए विशाल हृदय में अमृत उड़ेलता रहता है। ये देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली काबुली वाला मेवा वाला नहीं है। मैं एक उच्च वंश के रईस का बेटा हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है वही मैं हूँ। तब वो भी एक पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मेरे लज्जा की सिकुंडी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसे बातचीत न करने था और ना ही वो कर पाता। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? सास के घर जा रही है। मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देता न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कोपल लाल हो गए। उसने मुंह पर एक कपड़ा पहन लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ हुई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वो उसे पहले जैसे नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की सीधी सूर्य की किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के एक मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी बेटी के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी
मिनी सुखी पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में मुझे उत्सव समारोह के 2 एक अंग छाट कर काट देने पड़े। जैसे मन में थी वैसे रोशनी नहीं कर सका, अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया, घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। रहमत काबुली वाला अपनी बेटी के पास अफगानिस्तान उस देश में चला गया। यह कहानी 20 साल की इतिहास बयां करती है। मिनी अब सुखी है। हमारा घर आज भी बर्तनों से बचता है। औरतें आज भी हंगामा करती हैं। सब तरफ खुशहाली है। लेकिन उस दिन मैंने उसे जो पैसे थमाए, उससे मुझे इतनी शांति मिली जितनी मुझे आज तक कभी नहीं मिली। दोस्तों, ये थी काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था और ये कहानी जग भर में बहुत प्रचलित हो गई। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून इन करते रहिए creativeaudios.in।